everyone, I'm Vinny Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. जैसे आपने टाइटल थंबनेल पे देखा, आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं फ्रॉम GSET 2023 का एग्जामिनेशन जो अभी नवंबर में गया है, 26 नवंबर। तो हम उस क्वेश्चन पेपर में से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें से हम क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। कुछ आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही बेसिक से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत इजी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कोई भी टॉपिक अगर आप केमिस्ट्री का पढ़ना शुरू करते हो तो जो स्टार्टिंग में हम फैक्चुअल बहुत ही बेसिक सी चीज़ें पढ़ते हैं, वो बेसिक चीज़ में से ही क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट पूछा गया था। सो ऑर्गेनिक पोर्शन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। सो आई थिंक ऑर्गेनिक पोर्शन इज़ कंपैरेटिवली ईजी टू मतलब अगर हम कंपेयर करें इनऑर्गेनिक और फिज़िकल को मिला के, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं जहाँ पे हमें थोड़ी बहुत उसकी मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी, तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड करी है इस पीपीटी के अंदर। आई होप यू एन्जॉय टुडेज सेशन। सो शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट मीजो टार्टरिक एसिड इन एंटी पेरिप्लेनर कन्फर्मेशन। कौन से चैप्टर में से आया है ये क्वेश्चन? स्टीरियो केमिस्ट्री में से आएगा। ठीक है, मीजो टार्टरिक एसिड किस तरीके का दिखता है हमने यहाँ पे लिख के आपको बताया हुआ है। वर्टिकल लाइन पे COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप, और दोनों OH जो ग्रुप है वो एक ही साइड है, राइट साइड, या फिर अगर आप लेफ्ट साइड लिखो तो लेफ्ट साइड। ठीक है, तो दोनों OH ग्रुप एक ही साइड होंगे। अगर आप यहाँ से एक मिरर अगर आप यहाँ से पास करो तो ऊपर का जो पोर्शन है वो रिफ्लेक्ट करेगा नीचे के पोर्शन के साथ। ठीक है, तो ये वाला आपका पूरा जो कंपाउंड होगा वो आपका मीजो टार्टरिक एसिड होगा। अभी एंटी पेरिप्लेनर कन्फर्मेशन, इट मीन्स ये जो सारे आपको चारों ऑप्शन में जो कन्फर्मेशन दिखाए गए वो न्यूमैन प्रोजेक्शन है, आप सभी को पता होगा। जब भी हम न्यूमैन प्रोजेक्शन देखते हैं तब हम एंटी जो फॉर्म देखेंगे उसमें जो दोनों फंक्शनल ग्रुप होंगे वो एक दूसरे से अपोजिट एंड पे होंगे। ठीक है, यानी कि 180 डिग्री के एंड पे होंगे। अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे जो रेड कलर के सर्कल में दिया गया है वो मैंने करेक्ट ऑप्शन टिक करा है। तो हर क्वेश्चन में जो भी आपका रेड सर्कल होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप इस COOH को देखो तो इसकी एग्जैक्ट अपोजिट एंड पे दूसरा COOH लगा हुआ है, यानी कि दोनों COOH, यानी ये वाला COOH और ये वाला COOH एक दूसरे से अपोजिट है। यहाँ पे ये वाला OH ग्रुप भी एक दूसरे से अपोजिट एंड पे आपको लगे हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, एज कम्पेयर टू B, C and D ऑप्शन, अगर आप यहाँ पे OH और यहाँ पे OH को देखो तो वो एक दूसरे से 160 पे है। यहाँ पे COOH एक दूसरे से अपोजिट नहीं है, पास पास है। तो इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें भी सेम चीज़ है। और B और C जो कन्फर्मर है वो आपके गॉश कन्फर्मर बोले जाते हैं। ठीक है, और ये वाला जो आपका कन्फर्मेशन होगा वो आपका एंटी पेरिप्लेनर होगा। ठीक है, जैसे हम ट्रांस कन्फर्मेशन को बोलते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट एंड पे अगर लगे हुए हों दो ग्रुप तो उसे हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो सिमिलर यहाँ पे हमने कन्वर्ट करा है उसको एंटी के वर्ड में, तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। ये वाला जो आपका कन्फर्मेशन है वो आपका एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है, जहाँ पे आगे का ये वाला कार्बन एटम इसके साथ जो OH ग्रुप लगा है पीछे के कार्बन एटम के साथ भी सिमिलर फेज में, यानी कि सिस टाइप के कन्फर्मेशन में ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो उसे हम एक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी आपका एंटी पेरिप्लेनर नहीं है। आपका ए वाला जो ऑप्शन है उसी में COOH के अपोजिट COOH है, OH के अपोजिट OH है, तो हम इसे कंफर्म करेंगे एंटी पेरिप्लेनर कन्फर्मेशन में। समझ आए इतनी चीज़? बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। चलिए, नेक्स्ट हम एरोमेटिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मोर देन जितने भी पूछे गए थे उसमें से आधे क्वेश्चन आपको विच इज़ नॉट करके पूछे गए थे कि आपको इनमें से सही कौन सा ऑप्शन नहीं है वो चूज़ करना है। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, तो एरोमेटिक कंपाउंड की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है वो आपको यहाँ पे टिक करना था। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड कौन सी है तो वो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है। ये साइक्लिक होनी चाहिए, प्लानर होनी चाहिए, कंजुगेशन में होना चाहिए आपके डबल बॉन्ड, डायमैग्नेटिक रिंग करंट भी शो करता है आपका एरोमेटिक जो कंपाउंड होगा वो, शील्डेड एंड नॉन शील्डेड प्रोटॉन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो आपके NMR के अंदर सिग्नल दे रहे होंगे, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं वहाँ पे जो शील्डेड एंड नॉन शील्डेड प्रोटॉन्स होंगे वो NMR सिग्नल वहाँ पे देंगे। ठीक है,
अभी अगर हम यहाँ पे देखो तो डायमैग्नेटिक नेचर तो होता है, रिंग करंट हमें देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग शील्डेड एंड डी शील्डेड एनएमआर सिग्नल्स भी हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो मैंने एरोमेटिसिटी से रिलेटेड जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें लास्ट वीडियो लेक्चर में आई थिंक वो चीज़ पढ़ाई थी कि बेंजीन रिंग हम कंसिडर करते हैं एरोमेटिक। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम कोई मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करें तो उसके अराउंड, बेंजीन रिंग के अराउंड एक फील्ड जनरेट होता है जिसे हम बोलेंगे जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो उस ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने जो आपने लगाया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड उसका अपोज करेगा, कहाँ पे, अंदर की साइड। तो अंदर की साइड के जो आपके प्रोटॉन्स होंगे वो आपके शील्डेड होंगे, बाहर के साइड के प्रोटॉन्स जो होंगे वो डी शील्डेड होंगे। तो वो सारी चीज़ मैंने थियोरेटिकल वहाँ पे पढ़ाई हुई है। तो स्ट्रॉन्ग शील्डेड एंड डी शील्डेड प्रोटॉन्स जो होते हैं एनएमआर एरोमेटिक कंपाउंड में, वो एनएमआर में यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में सिग्नल देते हैं। तो वो भी आपका करेक्ट होगा। तो पैरामैग्नेटिक नेचर जो है वो आपका शो नहीं करता, कौन, एरोमेटिक कंपाउंड। पैरामैग्नेटिक नेचर कौन शो करता है, तो वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड शो करते हैं। तो वो आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। तो आई थिंक नेक्स्ट जो 2024 में अगर एग्ज़ाम ली जाएगी तो एरोमेटिसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन इस तरीके का बन सकता है कि विच एरोमेटिक कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक नेचर, तो वो आप टिक कर पाओगे कि एंटी एरोमेटिक। तो इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम जंप करेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रिडिक्ट द मोस्ट एफिशिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट। हमें एरो के ऊपर यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे कौन से जो रिएजेंट है यूज़ हो रहे हैं वो हमें बताने हैं। सबसे पहले तो ये वाली रिएक्शन हमने रिएजेंट चैप्टर पढ़ते हुए देखी थी। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने लेक्चर 1 में डिस्कस करा था, योर शार्पलेस इपोक्सीडेशन। शार्पलेस इपोक्सीडेशन हम किसे बोलेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कि नेक्स्ट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ हो तो उसे हम बोलेंगे एलाइलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। और इस डबल बॉन्ड के बीच में इपोक्सी रिंग की फॉर्मेशन होगा इस तरीके से। और ये इपोक्सी रिंग का फॉर्मेशन प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर और नीचे दोनों तरफ हो सकता है, बेस्ड कि आपने कौन सा रिएजेंट यहाँ पे यूज़ करा है, ठीक है। तो ये वाला जो है शार्पलेस इपोक्सीडेशन है। शार्पलेस इपोक्सीडेशन में हम ऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं TBHP, हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं टिटानियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड, और इन प्रेजेंस ऑफ डेट यानी कि डाइथाइल टार्टरेट। डाइथाइल टार्टरेट के हम दो फॉर्म यूज़ करते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर हम माइनस डेट का यूज़ करें यानी कि डाइथाइल टार्टरेट जो होता है अगर हम माइनस फॉर्म लें तो वो प्लेन ऑफ पेपर को लेफ्ट हैंड साइड या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। तो अगर हम माइनस DET का यूज़ कर रहे हैं तो आपका इपोक्साइड रिंग प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर यानी कि सॉलिड लाइन से हम उसको बताएंगे। तो वहाँ पे यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट में सॉलिड लाइन ही यहाँ पे देखने को मिल रही है तो हमें यूज़ करना है माइनस डेट का, ठीक है। यहाँ पे माइनस डेट एक ही ऑप्शन में दिया गया है विच इज़ योर ऑप्शन C। ये मिथेनॉल तो हम यूज़ करते ही नहीं है शार्पलेस इपोक्सीडेशन में, तो ये दोनों ऑप्शन B और D तो कैंसिल हो गए। A और C के अंदर आपको टिटानियम आइसोप्रोपोक्साइड एंड TBHP दोनों दिए गए हैं एज ऑक्सीडेंट एंड कैटलिस्ट, और आपको चूज़ करना था इन दोनों में से प्लस DET और माइनस DET। कहाँ से आप उसको देखोगे, आप प्रोडक्ट से ये चीज़ को कंफर्म करोगे। प्रोडक्ट में अगर आपको डैश डैश यानी कि नीचे की ओर आपका इपोक्सी रिंग का फॉर्मेशन दिखाया गया होता तो हम प्लस डेट को चूज़ करते, प्लस डेट वाले ऑप्शन को चूज़ करते हैं यानी कि ऑप्शन A को चूज़ करते हैं, ठीक है। तो शार्पलेस इपोक्सीडेशन में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। माइनस डेट का यूज़ करोगे तो इपोक्सी रिंग ऊपर की साइड बनेगी, प्लस डेट का अगर आप यूज़ करोगे तो इपोक्सी रिंग आपकी प्लेन ऑफ पेपर से नीचे बनेगी, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो आपका ऑप्शन नंबर C होगा करेक्ट। नेक्स्ट हम जाएंगे, ये आपको एक कंपाउंड दिया गया है। अभी आपको I2KI इन प्रेजेंस ऑफ NH CO3 रिएक्शन करवानी है, तो हमें बोला है कि कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा जिसके ऊपर हम कुछ काम करवा के हम इस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे बाय योर एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो इंटरमीडिएट है वो आपका बनेगा, ये जो पूरी रिएक्शन होती है उसे हम बोलेंगे आयोडोलैक्टोनाइजेशन। आपका COOH ग्रुप जो है रिएक्टेंट में वो नीचे की साइड यानी कि यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। आप कोई भी अगर रिंग को इस तरीके से बताते हो, ये 6 मेंबर्ड रिंग का हमारा जो फॉर्म है बोट फॉर्म, तो उस बोट फॉर्म में ये वाली आपकी नीचे की साइड होती है, ये आपकी अप साइड होती है, ठीक है। यहाँ पे नीचे की साइड से COOH ग्रुप लगा हुआ है यानी कि I, यानी कि यहाँ से I2 और KI का जब हम यूज़ करवाएंगे
तो इंटरमीडिएट स्टेप में जो आयोडीन है वो ऊपर की तरफ से अटैक करेगा, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है तो इन दोनों कार्बन एटम के बीच में आपका आयोडीन आएगा और वो भी ऊपर की साइड से आएगा, क्योंकि COOH बल्कि ग्रुप है जो नीचे की साइड जुड़ा हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो आयोडीन है ये वाला, यहाँ पे जो बीच में आपका आयोडीन लगेगा वो ऊपर की साइड जुड़ जाएगा और नीचे की साइड ये वाली जो वैलेंसी होगी वो COOH के साथ जुड़ के इस तरीके का फॉर्मेशन करेगी। तो ए वाले ऑप्शन में ही आपको आयोडीन जो है वो प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर जुड़ा हुआ दिखेगा। यहाँ पे तो प्लेन ऑफ पेपर से नीचे जुड़ा हुआ आपको दिखेगा क्योंकि डैश डैश लाइन है। यहाँ पे आयोडीन सिर्फ एक ही कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होगा जो आपका सही इंटरमीडिएट नहीं है, ठीक है। तो ये सी और डी ऑप्शन तो आपको कैंसिल हो गए। बी में नीचे की साइड है वो कैंसिल हो गया, तो आपका ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। द इंटायर सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन अंडरलाइज अ पॉपुलर कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस जब भी आप करोगे तो आपको ये वाला जो रिएक्शंस, ये जो पूरा रिएक्शन का सेट है वो देखने को मिलेगा 1,3-डाइथियन यानी कि अम्पोलंग रिएजन के अंदर। थोड़ा सा इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। ये जो पूरी रिएक्शन है वो हमने PPT में समझाई हुई है जब हमने रिएजेंट वाला चैप्टर पढ़ाया हुआ था, ठीक है। देखिए अम्पोलंग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रिवर्सल ऑफ रिएक्टिविटी। तो कहाँ पे रिवर्सल ऑफ रिएक्टिविटी होगी, तो वहाँ पे कार्बोनिल कार्बन के ऊपर रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी होगी। देखिए सबसे पहले हम इस रिएक्शन को समझेंगे। आपने लिया अल्डिहाइड क्योंकि यहाँ पे COH ग्रुप है, ठीक है। उसकी हमने रिएक्शन करवाई प्रोपेन 1,3 डाइथायोल के साथ, यानी SH यानी कि थायोल ग्रुप हम बोलते हैं, तो प्रोपेन 1,3 डाइथायोल। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, वो ये वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ वाटर मोलिक्यूल के तौर पे अलग हो जाएगा और इसकी जो दो वैलेंसी होगी वो सल्फर के साथ जुड़ जाएगी और ये 1,3 यानी कि प्रोपेन वाली रिंग के साथ आपको ये वाला रिएक्शन देखने को मिलेगा, ये वाला कंपाउंड देखने को मिलेगा जिसे हम बोलेंगे 1,3-डाइथियेन। तो 1,3-डाइथियेन जो है वो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी के लिए यूज़फुल होता है और उसे हम जो टर्म देते हैं उसे हम अम्पोलंग रिएजेंट के नाम पे भी हम उसे पहचानते हैं, यानी कि अम्पोलंग रिएजेंट इज इक्वल टू 1,3-डाइथियेन, ये वाला आपका कंपाउंड। अभी यहाँ पे क्या होगा, जनरल अगर नॉर्मल हम रिएक्टिविटी देखें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कार्बोनिल कार्बन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर पजेस होगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन बेयर करेगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। अभी कार्बन पॉजिटिव चार्ज पजेस कर रहा है कहाँ पे, नॉर्मल रिएक्टिविटी में कार्बोनिल कार्बन पॉजिटिव चार्ज बेयर करेगा। लेकिन मुझे आपको ये करवाना है कि मुझे कार्बोनिल कार्बन को नेगेटिवली चार्ज करके दिखाओ, तब आप यूज़ करोगे अम्पोलंग का, तब आप कार्बन की जो पोलैरिटी है पॉजिटिव उसको रिवर्स कर दोगे नेगेटिव में। समझ आए इतनी चीज़। तो उसको रिवर्स करने के लिए हम अम्पोलंग रिएजेंट का यूज़ करते हैं विच इज़ योर 1,3-डाइथियेन जो आपका ये कंपाउंड है, ठीक है, ये वाला कंपाउंड। अभी क्या होगा कि हम N-ब्यूटाइल लिथियम का यूज़ करेंगे जो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस कार्बन के ऊपर जहाँ पे मैं यहाँ पे डॉट कर रही हूँ ये वाला कार्बन आपका नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा क्योंकि प्रोटॉन निकला ना, तो वहाँ पे कार्बन नेगेटिवली चार्ज आपका बन जाएगा। अभी इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम के ऊपर हम रिएक्ट करवाएंगे R"X का, यानी कि R" आपका कोई अल्काइल ग्रुप है जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है, हेलोजन लीव कर जाएगा एज नेगेटिव और R' आपका बचेगा पॉजिटिव, R" पॉजिटिव। तो यहाँ पे कार्बन नेगेटिव था, उसके साथ आपका जुड़ गया ये वाला R" पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने पॉजिटिवली चार्ज R" को कार्बन के साथ जोड़ने का काम करा, ठीक है। अगर हम जनरली ये वाली रिएक्शन करवाते विदाउट आपका 1,3-डाइथियेन फॉर्मेशन, तो कार्बन के पास तो पॉजिटिव चार्ज था तो वो R" के साथ रिएक्शन नहीं करवा पाता क्योंकि R" भी आपका पॉजिटिव है, क्योंकि हेलोजन निकल जाएगा तो R" आपका पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। लेकिन हमने 1,3-डाइथियेन बनाया और तब हमने कार्बन की जो पोलैरिटी है उसको रिवर्स करा, ठीक है। अभी अगर हम डी प्रोटेक्शन कर दे तो इस कार्बन एटम के पास अगेन डबल बॉन्ड O फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को निकाल के हमने ऐड कर दिया R"।
तो ये वाली जो पूरी आपकी रिएक्शन है प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन, तो हम इसे बोलते ही हैं, लेकिन यहाँ पे आपका प्रोटेक्शन हुआ, यहाँ पे आपका डी प्रोटेक्शन हुआ। तो ये प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन वाला काम नहीं है, ये आपका अम्पोलंग रिएजेंट है, जहाँ पे हमने कार्बन की जो पोलैरिटी है उसको रिवर्स करवाया। ठीक है, तो ये आपका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका सी ऑप्शन, डी ऑप्शन होगा, अम्पोलंग यानी कि रिवर्सल ऑफ रिएक्टिविटी। समझ आए इतनी चीज़? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। साइक्लोपेंटाडाइन 1, यानी कि 1 में आपको ये साइक्लोपेंटाडाइन का स्ट्रक्चर दिया गया है, ये वाला। ठीक है, इज़ वन ऑफ द बेस्ट डाइन्स। डाइन्स यानी कि इसके पास 2 डबल बॉन्ड होंगे तो उसको हम डाइन्स बोलेंगे। बेस्ट डाइन्स फॉर डाइसल्फाइड रिएक्शन, दिस इज बिकॉज ये जो साइक्लोपेंटाडाइन है वो क्यों बेस्ट डाइन है फॉर दिस रिएक्शन, डाइसल्फाइड रिएक्शन, तो वो आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना था। इट हैज़ 2 डबल बॉन्ड्स, तो 2 डबल बॉन्ड तो बहुत सारी डाइन्स में होंगे ना, तो साइक्लोपेंटाडाइन ही क्यों, तो वो आपको देखना था। इट इज़ हाईली इलेक्ट्रॉन रिच, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो कोई लगे हुए हैं नहीं कि इस डाइन को वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इस डाइन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की रिचनेस पड़ेगी, तो ये वाला ऑप्शन तो आएगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन रिच तो है नहीं। द डाइन इज लॉक्ड इन एस सिस कन्फर्मेशन, जो आपका करेक्ट ऑप्शन है। साइक्लोपेंटाडाइन यानी कि ये वाला मोलिक्यूल नॉर्मली एग्जिस्ट एज ए डाइमर 2, यानी कि यहाँ पे इसका डाइमर बताया गया है एट रूम टेम्परेचर एंड ऑन हीटिंग ब्रेक्स डाउन इनटू 2 मोलिक्यूल ऑफ साइक्लोपेंटाडाइन इन 1 मोनोमर। ठीक है, तो अगर हम दो मोनोमर यूज़ करें साइक्लोपेंटाडाइन का रूम टेम्परेचर पे, तो वो इसका डाइमर देगा। तो ये वाली तो आपकी कंडीशन जो है वो जनरली शूटेबल नहीं है फॉर द बेस्ट डाइन्स फॉर डाइसल्फाइड रिएक्शन, ये उसका कोई रीज़न नहीं है। इसका जो रीज़न है वो ये है कि द डाइन इज़ लॉक्ड इन एस सिस कन्फर्मेशन। आपकी ये सबसे पहली प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, अगर आप कोई भी डाइन का यूज़ करते हो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर, आपको डाइसल्फाइड रिएक्शन यानी कि 4+2 रिएक्शन है आपकी। ठीक है, तो कोई भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर आप जो भी डाइन का यूज़ करते हो वो एसिस कन्फर्मेशन में होनी चाहिए। एसिस इट मीन्स ये वाली कंडीशन। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है वो आपकी एसिस कन्फर्मेशन है। सिस यानी कि ये दोनों डबल बॉन्ड सिमिलर साइड पे हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे एस सिस कन्फर्मेशन। डाइन आपकी इस तरीके की भी हो सकती है, लेकिन इस डाइन को हम यूज़ नहीं करते हैं, ये बेस्ट डाइन नहीं है। बेस्ट डाइन ये वाली होगी जिसकी जो पोजीशन है वो डाइन इज लॉक्ड इन एस सिस कन्फर्मेशन। तो आपको यहाँ पे ये जो पेंटाडाइन है वो आपको एस सिस कन्फर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो दैट इज़ वाई सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आल्कीन 1 यानी कि ये वाली जो आल्कीन हमें दिखाई गई है, ऑन रिएक्शन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इन एक्वियस बेस इज गिव सिन डायोल 2, यानी कि इस डबल बॉन्ड की जगह पे हमने लगाए यहाँ पे सिन पोजीशन के ऊपर 2 OH ग्रुप, और सिन पोजीशन के ऊपर 2 OH ग्रुप लगाने का काम करेगा ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, OSO4 ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। देखिए पर एसिडिक एसिड जो है वो तो आपका इपोक्सीडेशन करवाएगा, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड भी इपोक्सीडेशन करवाएगा। HNO3 फ्यूमिंग का अगर हम यूज़ करेंगे तो वो ऑक्सीडेशन करवाएगा या फिर नाइट्रेशन करवाएगा, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सिस पोजीशन में अटैच नहीं करवाता। सिर्फ एक ही आपका रिएजेंट है विच इज़ योर ऑस्मियम टेट्रोक्साइड अमॉन्ग दिस 3, तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कोई भी अल्कीन के ऊपर अगर आप ऑस्मियम टेट्रोक्साइड की रिएक्शन करवाओगे तो सिस पोजीशन पे यानी कि सिन पोजीशन पे एक ही साइड कार्बन के सिर्फ ऊपर की साइड है, ये दोनों OH का फॉर्मेशन आपको होता हुआ दिखेगा, तो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 95 वाला क्वेश्चन देखोगे, सिंथॉन्स फॉर सिंथेसिस ऑफ बेंजोइन। ठीक है, बेंजोइन की सिंथेसिस में सिंथॉन यानी कि कौन से 2 आपके स्टार्टिंग मटेरियल्स है, सिंथॉन इट मीन्स हमारे स्टार्टिंग मटेरियल, तो कौन से 2 स्टार्टिंग मटेरियल है जो हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको बेंजोइन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिया है। 2 बेंजीन रिंग है, उसके बीच में CH के ऊपर लगा हुआ है एक OH, और नेक्स्ट कार्बन के ऊपर लगा हुआ है कीटोनिक ग्रुप, तो इस पूरे मोलेक्यूल को हम बोलेंगे बेंजोइन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे से इसको कट करोगे तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन एटम का
अटैच करवाए और यहाँ से हम इस हाइड्रोजन एटम को लीव करें तो CHO ग्रुप यहाँ पे बनेगा और CHO ग्रुप यहाँ पे बनेगा और इसके साथ आपकी बेंजीन रिंग अटैच्ड है। तो दो आपको जो मोलिक्यूल मिलेंगे एज ए स्टार्टिंग मटेरियल वो आपको बेंजाल्डिहाइड के मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से आपने हाइड्रोजन को निकाल दिया तो C डबल बॉन्ड O और H मिलेगा। यहाँ पे से ये हाइड्रोजन जो निकला वो यहाँ पे जुड़ गया तो कार्बन डबल बॉन्ड O और उसके साथ हाइड्रोजन, ये वाली आपकी बेंजीन रिंग यानी कि CHO ग्रुप ये वाला, और यहाँ पे भी CHO ग्रुप आएगा। ठीक है, तो हमारा जो बनेगा वो बेंजाल्डिहाइड बनेगा सिंथॉन के तौर पे। तो D वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सिर्फ आपको बेंजोइन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तब आप बता सकते हो कि आपका जो सिंथॉन है वो कौन सा बनेगा। ठीक है, इतनी। और ये जो पूरी रिएक्शन होती है ना बेंजोइन बनाने की, उसे बेंजोइन कंडेंसेशन भी बोलते हैं। बेंजोइन कंडेंसेशन के अंदर हम दो मोलिक्यूल यूज़ करते हैं बेंजाल्डिहाइड के, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हो। अगर आपने बेंजोइन कंडेंसेशन नेम रिएक्शन के अंदर पढ़ा हुआ है तो भी आप बहुत आसानी से इस आंसर को टिक कर सकते हो कि बेंजोइन कंडेंसेशन में जो बेंजोइन प्रोडक्ट के तौर पे बनता है उसको बनाने के लिए हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया था, वो हमने दो मोलिक्यूल लिया था बेंजाल्डिहाइड का। तो बेंजाल्डिहाइड स्टार्टिंग मटेरियल, इट मीन्स आपका सिंथॉन। ठीक है, चलिए ये वाला आपका स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये वाली जो आपकी एक पूरी चेयर फॉर्म दी गई है और ये वाली चेयर फॉर्म दी गई है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? क्या ये दोनों इनैंशियोमर्स है, डाइस्टीरियोमर्स है, इपीमर्स है या फिर आइडेंटिकल कंपाउंड है? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आइडेंटिकल कंपाउंड। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को पेपर में देखते हो तब आप यहाँ पे मिरर आप इस तरीके से ड्रॉ कर देते हो। आप बोलोगे कि हाँ ये वाला रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है और ये वाला रिफ्लेक्शन क्लोरीन का आपका यहाँ पे हो रहा है, इट मीन्स ये जो है वो इनैंशियोमर है। क्योंकि हम तो यही पढ़ते हैं कि अगर दो आपके जो कंपाउंड है, अगर वो आप उसकी मिरर इमेज हो रही है और इस कंपाउंड को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो वो सुपर इम्पोजिबल नहीं है, तो वो तो इनैंशियोमर होंगे। ठीक है, लेकिन ये दोनों इनैंशियोमर्स नहीं हैं। जब भी आपको स्टीरियो में चेयर फॉर्म या फिर बोट फॉर्म लिख के दे तो आपको इसे साइक्लोहेक्सेन यानी कि ये वाला जो आपका चेयर फॉर्म है 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर्ड की रिंग है, तो 6 मेंबर्ड की रिंग यानी कि साइक्लोहेक्सेन हो गई। तो सिंपल आपको साइक्लोहेक्सेन सबसे पहले ड्रॉ कर लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको जो सब्सटीट्यूट लगे हैं उसकी पोजीशन को साइक्लोहेक्सेन रिंग के ऊपर अटैच करके दिखना होगा। देखिए हम यहाँ पे करके देखते हैं। आपको पता है कि आपकी जो चेयर फॉर्म है तो वहाँ पे ये वाला जो आपका है वो डाउन साइड है और ये वाला अप साइड है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपकी अप साइड है, ये आपकी डाउन साइड है। ठीक है, अगर आप इस एंड पे देखो तो ये अप साइड है, ये आपकी डाउन साइड है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये अप साइड है, ये आपका डाउन साइड है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है चेयर फॉर्म के अंदर। अभी हम देखेंगे ये आपका क्या है, डाउन साइड है, तो हमने इसको हम नाम दे देते हैं 1। ठीक है, तो 1 वाले कंपाउंड में ये जो CH3 है उसे हम लगाएंगे फर्स्ट पोजीशन पे, देन ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन है। ठीक है, तो हमें लगाना कहाँ पे है, 1 पे और 4th पे लगाना है CH3 एंड Cl को। CH3 कहाँ पे है, हमारा डाउन साइड है। आप यहाँ पे डाउन साइड देख पा रहे हो, तो डाउन को हम बताएंगे डैश डैश वाली लाइन से। ठीक है, CH3 C बता देंगे अभी हम इसको, CH3। ओके, और क्लोरीन जो यहाँ पे है वो अप साइड है। ये वाली साइड कौन सी होती है, अप साइड होती है। ठीक है, तो अप साइड को हम सॉलिड लाइन से बताएंगे और 4th पोजीशन पे है तो इसे हमने बता दिया सॉलिड लाइन से क्लोरीन। ओके, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं सेकेंड आपके मोलिक्यूल पे। ये वाला आपका होगा सेकेंड मोलिक्यूल। चलिए सेकेंड में यहाँ पे अगर हम 1 नंबर दे तो 1 2 3 और 4th पे ही आपका क्लोरीन एटम है, तो उसका कोई दिक्कत है नहीं। CH3 जो है वो ये आपकी डाउन साइड पे है, ये वाली आपकी अप साइड है। CH3 कहाँ पे दिखाया गया है, डाउन साइड, तो हम सेकेंड पोजीशन पे इसको हम डाउन साइड पे बताएंगे, यानी कि डाउन को नीचे की साइड को हम बताएंगे डैश वाली लाइन से, और सॉलिड लाइन को हम बताएंगे अप को बताने के लिए। ये आपका क्लोरीन जो है वो अप साइड है,
ये आपकी यहाँ पे नीचे डाउन साइड होगी। तो क्लोरीन कहाँ पे है, अप साइड है, तो हमने यहाँ पे बता दिया इसको सॉलिड लाइन से। अभी आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। इस मोलेक्यूल के अंदर भी आपका CH3 नीचे की साइड है, इस मोलेक्यूल के अंदर भी CH3 नीचे की साइड है, इस मोलेक्यूल के अंदर भी क्लोरीन आपका अप साइड है, इस मोलेक्यूल के अंदर भी क्लोरीन अप साइड है। तो आपके जो दोनों कंपाउंड है वो आइडेंटिकल कंपाउंड है। समझ आए इतनी चीज़। इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ये वाली जो आपकी पोजीशन है वो आपको समझनी होगी कि ये अप साइड है, ये आपका डाउन, ये अप साइड है, ये डाउन साइड है। ये वाला आपका अप साइड होगा, ये आपका डाउन साइड होगा। डाउन साइड को हम डैश डैश वाली लाइन से बताएंगे, अप साइड को हम सॉलिड लाइन से बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे सब्स्टिट्यूशन को बताओगे आपके साइक्लोहेक्सेन रिंग के ऊपर, और उसके बाद आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों मोलिक्यूल आइडेंटिकल कंपाउंड है। समझ आए इतनी चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर से आपको इस तरीके का एक कंपाउंड दिया गया था, ये आपका ब्रिज्ड कंपाउंड आप बोल सकते हो, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो C ऑप्शन है। मैंने यहाँ पे चारों ऑप्शन नहीं लिखे हैं। ट्राईसाइक्लो 3311 डेकेन इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसका हम पूरा नॉमेनक्लेचर करके देखेंगे। जब भी आपको इस तरीके का कंपाउंड दिया रहेगा जहाँ पे आपको दो से ज़्यादा ब्रिज हेड आपको देखने को मिले, या फिर आपको कन्फ्यूजन हो कि किस तरीके से यहाँ पे साइक्लिक रिंग का हम काउंट करेंगे, तो तब आप एक ट्रिक यहाँ पे मैंने लिखी भी हुई है यूज़ करोगे कि आपको नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग जो आपको यहाँ पे लिखनी है, ट्राईसाइक्लो है या टेट्रासाइक्लो है, तो वो लिखने के लिए आपको पहले तो साइक्लिक रिंग कितनी है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए n-1 फार्मूला आप यूज़ करोगे। n क्या है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ कार्बन चेन अराउंड द ब्रिज एटम। यहाँ पे देखिए जो रेड कलर से मैंने सर्कल करा हुआ है वो हम ले लेंगे आपका ब्रिज। ठीक है, ये आपका ब्रिज आप अगर कंसिडर करो, ये वाला ब्रिज, तो ये आपके ब्रिज हेड है रेड कलर के। ठीक है, अभी इसके अराउंड कितनी कार्बन चेन है, तो देखिए ये वाला यहाँ से पॉइंटर जाएगा, ये फर्स्ट कार्बन चेन, ये पूरी। आई एम सो सॉरी अबाउट, देखिए एक ब्रिज हेड से आप शुरू करोगे और दूसरे ब्रिज हेड तक आप पहुंचोगे। ये वाली एक आपकी पूरी कार्बन चेन, एक ये आपकी सेकेंड कार्बन चेन, ये आपकी थर्ड कार्बन चेन, और यहाँ से अगर आप शुरू करोगे तो ये आपकी फोर्थ कार्बन चेन। ठीक है, तो 4 - 1 = 3, तो 3 इट मीन्स आपकी ट्राईसाइक्लो। सिंपल आप ट्राईसाइक्लिक इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो। अभी 3311 देखिए, डेकेन इट मीन्स इस पूरे कंपाउंड के अंदर आपके पास 10 कार्बन एटम होंगे। हम यहाँ पे अभी काउंट कर लेते हैं। हम येलो कलर की पेन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये आपका फिफ्थ, यहाँ पे सिक्स्थ है, यहाँ पे 7, ये 8, ये आपका 9 एंड ये आपका 10। ठीक है, तो 10 कार्बन हो गए जिसकी वजह से हमने इसको यहाँ पे लिखा डेकेन। ठीक है, अभी हम जो ब्रिज हेड है यानी कि कितने कार्बन एटम हैं उसे हम कंसिडर करेंगे। देखिए जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम जो नंबर लिखते हैं वो हम क्या लिखते हैं कि लॉन्गेस्ट रूट में कितने कार्बन एटम हैं। तो अगर हम यहाँ से कंसिडर करें ये वाला रूट, ये वाला रूट, तो ये आपका लॉन्गेस्ट रूट है जिसके अंदर एक, ये 2 और ये 3 कार्बन एटम है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया फर्स्ट 3। ठीक है, अभी अगर हम इस नीचे वाले रूट को कंसिडर करें तो इसके अंदर भी ये 1, ये 2 और ये 3। हम इस चीज़ को थोड़ा सा इरेज करके देखते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर नहीं दिख रही होगी। देखिए अगर हम इस रूट को कंसिडर करें सबसे पहले, तो ये वाला आपका कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम और ये वाला कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम देखने को मिले। अगर हम इस नीचे के रूट को फॉलो करें तो ये वाला कार्बन एटम, ये दूसरा और ये तीसरा। ब्रिज हेड को हम काउंट नहीं करेंगे
तो ये सेकंड नंबर पे जो 3 लिखा है वो इस तरीके से लिखा है। अभी 1 1 यानी कि ये वाला जो आपका ब्रिज हेड है, तो यहाँ पे ये वाला एक कार्बन एटम और ये वाला जो आपका एक ब्रिज है, ये बीच वाला ब्रिज, उसके अंदर एक कार्बन एटम है, तो उसके लिए हमने 1 और 1 को लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई IUPAC नॉमेनक्लेचर के रिलेटेड, ये वाला आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन कंडीशन एम्प्लॉयज इन द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि आपको ये एक दिया हुआ है आपकी एल्कीन, ये आपको एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया गया है और आपको जो बन रहा है कंपाउंड वो आपका ऑक्सोटेन यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ये रेड कलर की पेन से ज़्यादा बेटर दिखेगा। यहाँ पे ये जो आपकी पूरी स्क्वायर बन रही है, ये स्क्वायर, यहाँ पे ये ऑक्सीजन एटम, इट मीन्स ऑक्सीटेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो आपकी रिएक्शन है उसे हम बोलेंगे पेट्रोनो-बोची रिएक्शन। आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में या फिर अगर आप फोटो केमिस्ट्री में पढ़ोगे पेट्रोनो-बोची रिएक्शन। पेट्रोनो-बोची रिएक्शन में होता क्या है, एक आपकी होती है एल्कीन जो आपकी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, एक आपका होता है कार्बोनिल कंपाउंड जिसकी हम HNu की प्रेजेंस में यानी कि फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर हम रिएक्शन करवाएंगे, तो आपका इस तरीके का साइक्लिक एक स्क्वायर आपकी रिंग बनेगी जहाँ पे एक जो आपका एटम होगा वो ऑक्सीजन होगा, ये वाला। ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आपका यहाँ से ये ज्वाइन हुआ और यहाँ से ये वाला कार्बन एटम इस कार्बन एटम के साथ ज्वाइन होगा और ये ऑक्सीजन जो होगा वो यहाँ पे बीच में आपको स्क्वायर रिंग के बीच में देखने को मिलेगा। तो ये जो पेट्रोनो-बोची रिएक्शन है वो आपकी एम्प्लॉय होती है फोटोकेमिकल कंडीशन में। सो फोटोकेमिकल साइक्लो एडिशन हम बोलेंगे क्योंकि 2 मोलिक्यूल यहाँ पे ऐड होके एक मोलिक्यूल बन रहा है, तो उसे हम बोलेंगे साइक्लो एडिशन। ठीक है, तो साइक्लाइजेशन तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, साइक्लाइजेशन तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो बी ऑप्शन तो वैसे ही निकल गया। थर्मल और रिडक्टिव, रिडक्टिव यहाँ पे हो नहीं रहा है, तो सी वाला ऑप्शन भी यहाँ पे कट हो जाएगा। अभी हमें देखना था कि थर्मल साइक्लो एडिशन है या फिर फोटोकेमिकल एडिशन है। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो इस एक डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और इस डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यानी कि 2 + 2 यानी कि 4n, यानी कि 4n सिस्टम ये आपकी है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4n सिस्टम है। और 4n सिस्टम जो है वो फोटोकेमिकल में क्यों यहाँ पे एम्प्लॉय होगी उसका आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक आपका टेबल सुप्रा एंट्रा सुप्रा सुप्रा आपने कंडीशन देखी होगी, पढ़ी होगी फोटोकेमिकल वाला चैप्टर में या फिर पेरिसाइक्लिक के चैप्टर में। ठीक है, थर्मल और फोटोकेमिकल का जो हम टेबल देखते हैं उसमें 4n सिस्टम थर्मल के अंदर सुप्रा एंट्रा दिखाती है और फोटोकेमिकल के अंदर सुप्रा सुप्रा कंडीशन को दिखाती है। सुप्रा एंट्रा कंडीशन को हम जनरली कैरिड आउट नहीं करवा पाते क्योंकि सुप्रा एंट्रा इट मीन्स जो दोनों आपकी जो मोलिक्यूल है उसका एक लोब ऊपर की तरफ है तो दूसरे मोलिक्यूल का लोब नीचे की तरफ है, तो उन दोनों में बॉन्ड बनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सुप्रा सुप्रा इट मीन्स दोनों मोलिक्यूल के जो लोब है वो ऊपर की साइड है, तो दोनों में इंटरेक्शन होके आपका जो बॉन्ड है वो इजीली बन सकता है, तो सुप्रा सुप्रा कंडीशन फेवरेबल कंडीशन होती है। तो 4n सिस्टम के अंदर कौन सी कंडीशन फेवरेबल है, सुप्रा सुप्रा, और सुप्रा सुप्रा आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है, फोटोकेमिकल में। ठीक है, तो ये जो कंडीशन को याद रखने का टेबल है वो आपने पेरिसाइक्लिक में पढ़ा होगा, तो वहाँ से भी आप टिक कर सकते हो कि ये वाला दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4n सिस्टम है और 4n सिस्टम सुप्रा सुप्रा कंडीशन हो रही है फोटोकेमिकल में। तो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन इज डी आपका करेक्ट होगा, फोटोकेमिकल साइक्लो एडिशन। ठीक है, 2 मोलिक्यूल ऐड हो रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे साइक्लो एडिशन। और ये जो रिएक्शन उसका अगर आप नाम पूछो तो पेट्रोनो-बोची रिएक्शन इसका पूरा नाम होगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ थी आपकी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में से। चलिए नेक्स्ट, इस मोलिक्यूल में से हमें बतानी है कि फाइनल प्रोडक्ट कौन सी बनेगी। हमने सबसे पहले स्टेप के अंदर यहाँ पे करवाया है BH3 इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, और H2O2 और NaOH का अगर हम यूज़ करवाएंगे तो हमारा होगा हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन के बाद हमें उसके अंदर ऐड करवाना है CBr4 और PPH3 विच इज़ योर एप्पल रिएक्शन। जब भी हम टेट्राब्रोमोमीथेन और इन प्रेजेंस ऑफ PPH3 का रिएक्शन करवाएंगे उसे हम बोलेंगे एप्पल रिएक्शन। ठीक है,
तो यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के ऊपर चीज़ें होंगी। ये मिथाइल ग्रुप एज इट इज़ यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा। आपका ये वाला जो पाइनिन मोलिक्यूल के अंदर ये वाला जो कंडीशन है वो अपसाइड दी गई है, यानी कि प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर की साइड दी गई है, ठीक है, सॉलिड से बताया हुआ है। तो जब भी आपका हाइड्रोबोरेशन होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो आपकी कंडीशन है वो अप साइड आपको बताई गई है, तो हाइड्रोबोरेशन यानी कि BOH थ्राइस आपका जो ग्रुप जुड़ेगा वो नीचे की साइड जुड़ेगा। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो है वो आपका ख़त्म होगा और यहाँ पे जो BOH थ्राइस होगा वो नीचे की साइड जुड़ेगा पहले स्टेप के अंदर, ठीक है। अभी जब आपका CBr4 और PPH3 की हम रिएक्शन करवाएंगे तो आपका जो BOH थ्राइस ग्रुप था वो नीचे की ओर था, वो नीचे से निकलेगा और आपका जो CBr4 में से ब्रोमीन एटम है वो ऊपर से अटैक करेगा, क्योंकि वो नीचे से जा रहा है आपका BOH थ्राइस हाइड्रोबोरेशन वाला ग्रुप, क्योंकि वो नीचे से एलिमिनेट हो रहा है तो ब्रोमीन जो है वो ऊपर से अटैक कर रहा होगा। तो यहाँ पे ब्रोमीन की जो कंडीशन है ऊपर वाली वो हमने यहाँ पे देखी, तो डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे भी ब्रोमीन ऊपर की साइड है, लेकिन यहाँ पे भी ब्रोमीन को अटैच करवा दिया है, विच इज़ रॉन्ग। यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है वो एज इट इज़ रहेगा, जो आपको मिथाइल ग्रुप यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे CH3 है लेकिन ब्रोमीन नीचे की साइड है, विच इज़ रॉन्ग। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को नीचे की साइड बता दिया और ब्रोमीन को भी नीचे की साइड बता दिया, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो पहले स्टेप के अंदर हम करेंगे हाइड्रोबोरेशन, सेकेंड स्टेप के अंदर हम करेंगे आपका एप्पल रिएक्शन, जिसमें ब्रोमीन एक एटम जुड़ेगा इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के इस कार्बन के साथ जहाँ से डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है, ठीक है। तो डी वुड बी योर करेक्ट चॉइस। चलिए आगे, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन I2AgOCO फिनाइल, इट मीन्स ये आपका वुडवर्ड और प्रीवर्स का जो आपका रिएक्शन होता है, रिएजेंट होता है, वहाँ से हम इस चीज़ को करेंगे। देखिए इथाइल ग्रुप जो है वो आपको अपसाइड दिया गया है, तो इथाइल ग्रुप हमने यहाँ पे अपसाइड देखा, ठीक है। अभी इस कंडीशन में जहाँ पे डबल बॉन्ड था यहाँ पे, तो सबसे पहले जब आयोडीन अटैक करेगा तो वो नीचे की साइड से अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि इथाइल जो ग्रुप है वो ऊपर की साइड है, तो आयोडीन जो है वो नीचे की साइड अपोजिट साइड से अटैक करेगा। और H3O+ का यानी कि एसिडिक वर्कअप जब हम करवाएंगे तो नीचे से जब आयोडीन जाएगा तो आपका OH- ग्रुप पहले नीचे की साइड से अटैक करेगा और दूसरा OH- ग्रुप, क्योंकि ये नीचे की साइड ऑलरेडी है, तो दूसरा OH ग्रुप ऊपर की साइड से अटैक कर पाएगा, ठीक है। तो A वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, प्रिडिक्ट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। जब भी आपको सिलिकॉन का कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसके एडजेसेंट पोजीशन पे OH ग्रुप आपको रिमूव करवाने को बोलेंगे, तो आपको दो कंडीशन दी रहेगी, एक तो आपकी अबव और एक तो आपकी नीचे की साइड, ठीक है। ये जो सिलिकॉन वाला जो ग्रुप है, सिलिकॉन डाइमिथाइल फिनाइल ग्रुप, ये नीचे की साइड प्लेन ऑफ पेपर से नीचे की साइड जुड़ा है, क्योंकि डैश डैश से आपको जुड़ा हुआ है। तो सिलिकॉन वाला ये वाला ग्रुप और ये वाला OH ग्रुप एक दूसरे से सिन है, यानी कि एक ही साइड पे है। ये वाला OH ग्रुप भी प्लेन ऑफ पेपर से नीचे है, जबकि ये वाला ग्रुप जो है वो एंटी सिन है, किसके साथ, सिलिकॉन के साथ, सिलिकॉन वाले ग्रुप के साथ, क्योंकि ये प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर है, ये वाला सिलिकॉन का ग्रुप प्लेन ऑफ पेपर से नीचे है। जब भी आपको इस तरीके की कंडीशन देखने को मिले, ये वाली सिलिकॉन डाइमिथाइल फिनाइल ग्रुप और इसके एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर OH जब आपको रिमूव करवाना हो, तो आप ये चीज़ याद रखोगे कि अगर आपको एसिडिक मीडियम दिया गया हो तो एंटी एलिमिनेशन होगा, यानी कि सिलिकॉन के साथ सिलिकॉन वाला जो ग्रुप जिस साइड जुड़ा है उसकी अपोजिट साइड जो आपका ग्रुप जुड़ा हुआ होगा उसको हम रिमूव करेंगे, ठीक है। और अगर बेस का अगर आपने यहाँ पे इंडिकेशन दिया होता कि बेस के प्रेजेंस में हमें एलिमिनेशन करवाना है, तो हम सिन एलिमिनेशन करेंगे, यानी कि जिस साइड आपका सिलिकॉन वाला ग्रुप जुड़ा है उसी साइड जो आपका ग्रुप जुड़ा हुआ होगा वो एलिमिनेट होगा। यहाँ पे आपको एसिडिक कंडीशन दी गई है H2SO4 की, तो एसिडिक कंडीशन में हम एंटी एलिमिनेशन करवाएंगे, एसिडिक एंटी, इस तरीके से आप इस चीज़ को याद कर सकते हो। एंटी यानी कि ये वाला नीचे की ओर है तो ऊपर की ओर वाला ग्रुप है ये वाला OH, तो यहाँ से एलिमिनेशन होगा और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा जो डी वाले ऑप्शन के अंदर आपको दिया गया है, ठीक है। बाकी के सारे ग्रुप, ये वाले OH OBN, ये वाला OH, ये OH, सारे ग्रुप आपको एज इट इज़ ऐसी ही पोजीशन के अंदर मेंशन करने होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे
अगला क्वेश्चन, पैरामिथाइल एसिटोफिनॉन ऑन ट्रीटमेंट विथ मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड प्रोड्यूस 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट। जो आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनेगा वो आपको यहाँ पे दोनों दिए गए हैं 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे 3 जो है वो मेजर है और 4 जो है वो माइनर है। वो कौन सा बनेगा वो आपको बताना होगा, ठीक है। आई एम सॉरी, ये तो ए ऑप्शन में दिया गया है। 3 और 4 का आपको जो स्ट्रक्चर है वो आपको बताना होगा कि 3 वाला जो बनेगा सबसे पहले वो आपका मेजर बनेगा और उसके बाद का जो बनेगा वो माइनर बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। ये जो है वो आपकी बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन है। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड की अगर हम रिएक्शन करवाएंगे पैरामिथाइल एसिटोफिनॉन के साथ, देखिए पैरामिथाइल एसिटोफिनॉन यहाँ पे मैंने लिख के भी दिया है, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आप इस ग्रुप को कंसिडर करें, अलग से मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऊपर की साइड कार्बन डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और इसके साथ जुड़ा हुआ है आपका CH3 ग्रुप। तो जो ऑक्सीडेशन होके ऑक्सीजन एंटर होगा वो यहाँ पे भी एंटर हो सकता है, यहाँ पे इस बॉन्ड के बीच में, या फिर वो इस बॉन्ड के बीच में भी ऐड हो सकता है। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगी वो आपकी ये वाली होगी कि COCH3 ये वाला जो ग्रुप है और बेंजीन आपका बेंजीन रिंग वाला जो ग्रुप है उसके बीच में ऑक्सीजन ऐड होगा, वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और CO ग्रुप और CH3 ग्रुप, CO ग्रुप और CH3 ग्रुप उसके बीच में ये CO ग्रुप और CH3 ग्रुप उसके बीच में अगर ऑक्सीजन आएगा तो उसको हम बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट। क्यों? ऑक्सीजन का ऐड होने का जो आपका एक रेट का उसे क्या बोलते हैं, रेट है, जो ऑक्सीजन किस तरफ सबसे ज़्यादा सबसे पहले ऐड होगा उसका जो हम एक रेट देखते हैं। तो बेंजीन रिंग के साथ फिनाइल की तरफ ऑक्सीजन सबसे पहले जुड़ेगा, उसके बाद आपका टर्शरी कार्बन के साथ जुड़ेगा, उसके बाद सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ेगा और उसके बाद CH3 ग्रुप के बाजू में आपका ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो CH3 के बाजू में ऑक्सीजन जो जुड़ेगा वो आपकी माइनर प्रोडक्ट होगी। ये CH3 की साइड जुड़ा, अगर ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ होता तो हम इसे बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट, जो हमने यहाँ पे देखा। हम इस चीज़ को इरेज करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो रेट वाला एक पूरा एक सीक्वेंस होती है कि ऑक्सीजन किस तरफ सबसे ज़्यादा जुड़ेगा, वो मैंने यहाँ पे लिखना में रह गया है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि बेंजीन रिंग की तरफ जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वो मेजर प्रोडक्ट होगी। उसके बाद टर्शरी अगर कोई कार्बन एटम हो तो उसकी तरफ ऑक्सीजन जुड़ेगा, उसके बाद सेकेंडरी कार्बन एटम की तरफ जुड़ेगा और लास्ट में मिथाइल ग्रुप की तरफ ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है तो इसकी तरफ यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन जुड़ेगा उसे हम माइनर प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो B वुड बी अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, प्रिडिक्ट द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ थर्मल रीअरेंजमेंट। थर्मल इट मीन्स यहाँ पे हीट आपको दी गई है। ये वाला जो रिएक्शन है वो आपका कोप रीअरेंजमेंट का रिएक्शन है, ठीक है। क्लाइजन कोप, एजा कोप, ये वाली आपकी रिएक्शन होती है। यहाँ पे OH भी है, ये आपको दिया गया था पेपर के अंदर लिख के, ये वाला कंपाउंड, ठीक है। तो कोप रीअरेंजमेंट में 3-3 बॉन्ड जो है वो टूटता है, 1-1 के बॉन्ड बनता है 3-3 के बीच में, 1-1 के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है और इस पूरे कंपाउंड के अंदर OH दिया गया है तो हम कीटोइनोल रिफॉर्मेशन भी करवाएंगे। देखिए जहाँ पे OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन को अगर हम 1 नंबर दे, उसके बाद के सेकंड को और उसके बाद के कार्बन को 3rd नंबर दे। सिमिलर इस कार्बन को भी हम 1 नंबर दे, इसको 2 और 3, तो 3 और 3 के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। ये जो आपके बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे यानी कि रीअरेंज होंगे, ये वाले यहाँ पे 1-1 के बीच में आपका बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे हम कीटोइनोल की रीअरेंजमेंट करवाएंगे। तो ये आपका बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे इस तरीके का ये फॉर्मेशन हो गया। ये आपके डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुए और ये डबल बॉन्ड जो है आपके ये वाले वो इस OH के साथ
कीटो इनॉल फॉर्मेशन में कीटो इनॉन जो टॉटोमराइजेशन है वो दिखाएंगे। तो यहाँ से ये बॉन्ड चले जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ का फॉर्मेशन होगा। यानी कि ए जो आपका कंपाउंड यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस तरीके की प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे बी और डी के अंदर 1 1 के बीच में बॉन्ड तोड़ा नहीं है, तो बी और डी तो आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं आएगा। और सी के अंदर यहाँ पे जो ओ एच थे उसको यहाँ पे उन लोगों ने ट्रांसफ़र करवा दिए हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से ओ एच निकल के इस कार्बन एटम के ऊपर तो कभी जाएंगे नहीं, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। यहाँ पे आपका बॉन्ड बना, यहाँ पे जो बॉन्ड था वो टूटा, और यहाँ पे जो आपके बॉन्ड शिफ्ट हुए थे उन्होंने इस जगह पे जो ओ एच था उसके साथ टॉटोमेराइजेशन करा, कीटो इनॉल टॉटोमेराइजेशन। तो ए वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन कि इस प्रोडक्ट ये जो आपका रिएक्टेंट दिया गया है वो थर्मल कंडीशन में इस तरीके की रीअरेंजमेंट को देगा, विच इज़ योर कोप रीअरेंजमेंट। ठीक है, चलिए स्टडी द फॉलोइंग ट्विन रिएक्शंस एंड चूज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर द सेम। ये आपको एक कंपाउंड दिया रहेगा, यहाँ पे आपको बिनैप यानी कि आपका ये वाला कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है इसे हम बोलेंगे बिनैप यानी कि बाइनेप्थाइल। ठीक है, बाइनेप्थाइल, ये एक नेप्थेलिन रिंग है, ऐसी दूसरी नेप्थेलिन रिंग है जो एक दूसरे के साथ जुड़ती है, और दोनों नेप्थाइल रिंग के बीच में PPH3 जो है वो एक एक कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये बिनैप आपका बनेगा। ठीक है, तो बिनैप से अगर हम आर बिनैप का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट में आर प्रोडक्ट मिलेगी। अगर हम एस बिनैप का यूज़ कर रहे हैं तो हम एस प्रोडक्ट को यहाँ पे हमें मिल रही है। तो आर का यूज़ करते हुए हमें आर प्रोडक्ट मिल रही है, एस का यूज़ करते हुए हमें एस प्रोडक्ट मिल रही है। तो इट मीन्स इट इज़ शोइंग स्टीरियो स्पेसिफिसिटी कि आर स्टीरियो वाले बिनैप को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो प्रोडक्ट भी हमें आर स्टीरियो वाला ही मिलेगा। अगर हम एस स्टीरियो वाले बिनैप को यूज़ कर रहे हैं तो प्रोडक्ट भी हमें एस स्टीरियो वाला ही मिलेगा, तो इसे हम बोलेंगे स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। ठीक है, अभी एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिसिटी एग्जिबिटेड बाय कायरल कैटलिस्ट। ये वाला जो बिनैप आपका मोलेक्यूल है, ये बिनैप मोलेक्यूल वो आपका कायरल मोलेक्यूल है, क्योंकि इस कार्बन एटम के साथ चारों अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो इस चीज़ को सबसे पहले हम इरेज कर देते हैं। अगर बाइनेप्थाइल रिंग के अंदर आगे की साइड सबसे पहले प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर हो और दूसरी रिंग में पीछे की साइड प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर हो, तो वो आपका आर कन्फर्मर होगा, और इस आर कन्फर्मर को अगर हम यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट हमें मिलेगी आर। और अगर हम एस कन्फर्मर यानी कि ऊपर वाली रिंग में पीछे की साइड प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर जुड़ी है और नीचे की साइड प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर जुड़ी हुई है, तो उसे हम एस कन्फर्मर बोलेंगे। और अगर हम एस का यूज़ करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो भी एस प्रोडक्ट ही मिलेगा, आपको एस स्टीरियो वाला ही मिलेगा, तो इसे हम स्टीरियो स्पेसिफिसिटी बोलेंगे। और बिनैप यानी कि बाइनेप्थाइल जो आपकी रिंग है वो एक कायरल कैटलिस्ट है। यहाँ पे कायरल रिएजेंट नहीं है, ये कायरल ऑक्सिलरी भी नहीं है, किसी भी रिएक्शन को ऑक्सिलरी भी ये नहीं कर रही है, ये डाई स्टीरियो सिलेक्टिव तो है नहीं, ये स्टीरियो स्पेसिफिक है और आपका कायरल कैटलिस्ट है। तो अगर आपको इतना भी पता है कि बिनैप जो कैटलिस्ट है वो स्टीरियो स्पेसिफिक है, तो आप इस ऑप्शन को करेक्ट वहाँ पे टिक कर पाओगे। ठीक है, ये कायरल कैटलिस्ट है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं इस वाले कंडीशन पे। देखिए ये आपको मोलेक्यूल दिया गया है जिसकी रिएक्शन हमें करवानी है इन प्रेजेंस ऑफ H+ यानी कि कोई भी एसिडिक कंडीशन। जब भी हम H+ का यूज़ करवाएंगे तो वो OH के ऊपर जुड़ के यहाँ पे OH2 यानी कि H2O वाटर मोलेक्यूल को यहाँ से रिमूव करवा देगा। जब भी यहाँ से वाटर मोलेक्यूल निकलेगा तो इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। अभी ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये वाला वो एक कार्बन एटम से जुड़ेगा इस तरफ और एक ऊपर के कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा। देखिए ये वाला जो आपका कार्बन एटम है वो इस कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है और ये इस कार्बन एटम ये वाले कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि सेकेंडरी कार्बन एटम है। ठीक है, अगर हम किसी तरीके से इस पॉजिटिव चार्ज को यानी कि कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करवा सके तो हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा। देखिए अगर इस मिथाइल ग्रुप को
हम इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम के ऊपर ट्रांसफ़र करवा लें, तो यहाँ से क्योंकि मिथाइल ग्रुप चला गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इस वाले कार्बन एटम के पास, ठीक है। क्योंकि ये वाला कार्बन एटम यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, ये वाला कार्बन एटम एक मिथाइल यहाँ से जुड़ेगा, एक मिथाइल यहाँ, सॉरी यहाँ से तो मिथाइल ग्रुप चला गया, ये वाला ऊपर के साथ जुड़ेगा और ये नीचे के साथ कार्बन एटम के साथ जुड़ा है, यानी कि ये वाला कार्बन एटम टर्शरी कार्बन एटम है। अगेन मैं आपको ये इरेज करके दिखा देती हूँ। जब ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा तो ये वाला जो आपका कार्बन एटम बनेगा वो ये वाले मिथाइल ग्रुप के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जो आगे कार्बन एटम है वहाँ उसके साथ जुड़ा हुआ है, और नीचे ये वाले बॉन्ड के साथ जो कार्बन एटम है उसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि ऊपर जो आपका पॉजिटिव चार्ज बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, वो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, और टर्शरी कार्बोकेटाइन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अभी हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को जनरेट करवा दिया, ठीक है। अभी इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकल जाएगा और आपको बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखेगा। यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा तो यहाँ पे और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होता हुआ दिखेगा। तो ये वाले ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका जनरेट हो गया। यहाँ पे जो CH3 ग्रुप था वो माइग्रेट हो गया नीचे के कार्बन एटम के साथ, ठीक है, नीचे वाले कार्बन एटम पे चला गया क्योंकि हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करवाना था। तो बी वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। देखिए बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते, यहाँ पे जो आपका CH3 था वो जाके इस ब्रिज हेड पे तो जाएगा नहीं, यहाँ पे दो जो CH3 ग्रुप थे वो यहाँ पे आपके ब्रिज कार्बन एटम के ऊपर तो जाएंगे नहीं, और ये डबल बॉन्ड तो यहाँ पे बनने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। यहाँ पे और यहाँ पे किस तरीके से आपका डबल बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि ब्रिज वाला जो कार्बन है, ब्रिज हेड जो है उसके साथ कभी भी डबल बॉन्ड लगा हुआ नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। यहाँ से OH यानी कि वाटर मोलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा और ये वाला CH3 यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो ये कार्बन एटम मिलेगा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, वो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो एक मिथाइल ग्रुप था वो शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी चीज़ थी, बी वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड दैट हैज़ द लोएस्ट बैरियर ऑफ EZ आइसोमराइजेशन इज। लोएस्ट बैरियर ऑफ EZ आइसोमराइजेशन इट मीन्स कि दोनों जो आपके डबल बॉन्ड हैं वहाँ पे EZ यानी कि जो आपका रोटेशन होगा डबल बॉन्ड के अराउंड वो पॉसिबल कहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो दो रिंग अगर जुड़ी हुई है डबल बॉन्ड के साथ तो उस डबल बॉन्ड के बीच में दोनों रिंग का रोटेशन तब नहीं होगा जब दोनों रिंग बहुत ही स्टेबल होगी, ठीक है। ये दोनों अगर स्टेबल होगी, उन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो घूमे और स्टेबल कन्फर्मेशन में आए क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। तो अगर वो यहाँ पे स्टेबल है तो उसका रोटेशन नहीं हो पाएगा इजीली, यानी कि जो लोएस्ट बैरियर ऑफ EZ आइसोमराइजेशन, EZ कन्फर्मेशन में वो रोटेट नहीं हो पा रहे, लो बैरियर है उसका। तो वो कब होगा, जब दोनों रिंग आपकी एरोमेटिक बनेगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस दोनों बॉन्ड, ये वाला जो आपका डबल बॉन्ड है, अगर उसके इलेक्ट्रॉन हम इस तरीके से यहाँ पे और इस साइड, दोनों साइड अगर हम ट्रांसफ़र करवाएं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज जनरेट करवाया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव करवाने पर ये तो पूरा साइक्लिक कॉन्जुगेशन में मिलेगा, 2 + 2 4 + 2 यानी कि 6, यानी ये तो आपका एरोमेटिक बनेगा। लेकिन ये अगर आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा तो 2 + 2 यानी कि आपके 4, यानी कि ये एंटी एरोमेटिक बनेगा। तो ये वाली सिस्टम एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक तो ये तो आपकी नहीं होगी। हमें दोनों स्टेबल यानी कि दोनों रिंग आपकी एरोमेटिक होनी चाहिए, ऐसी हमें कंडीशन देखनी होगी। देखिए अगर जो सी वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। सी वाले ऑप्शन में क्या होगा, अगर हम इसे इस तरीके से यहाँ पे करवाए, बॉन्ड का जो हमने ब्रेकेज करवाया और इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने 5 मेंबर रिंग की तरफ डोनेट करें, तो इसके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन + 2 + 2 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन इस रिंग के पास हो गए। यहाँ पे 2 + 2 + 6 2 + 2 + 2 यानी कि 6, तो इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हम उसका कंसिडर नहीं करें, तो दोनों रिंग जो होंगी वो एरोमेटिक होगी। अगर दोनों एरोमेटिक होगी तो दोनों स्टेबल होगी, तो वो EZ में कन्वर्ट करने के लिए कोई
अपनी जो और से जो कोशिश होते हैं वो करेंगे ही नहीं, यानी कि बैरियर जो है इजेड आइसोमराइजेशन होने का जो बैरियर है वो बहुत ही कम आपको मिलेगा, क्योंकि वो रोटेट ही नहीं कर रही है, क्योंकि वो दोनों स्टेबल हैं। तो दोनों अगर स्टेबल हैं तो हमें लोएस्ट बैरियर ऑफ इजेड आइसोमराइजेशन मिलेगा, यानी कि सी वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। हम इन दोनों को भी अगर चेक करें, मान लीजिए कि मैंने आपको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिया और मैंने आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया, इन दोनों यानी कि डबल बॉन्ड को तोड़ने पर, ठीक है, इतनी चीज़ आपको पता चलेगी कि ये डबल बॉन्ड है। अगर मैंने इसको इस तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट होता हुआ दिखाया तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड के इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इस तरफ रोटेट करवाया, ब्रेक करवाया डबल बॉन्ड को, तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इस रिंग के पास 6 इलेक्ट्रॉन हुए तो ये तो एरोमेटिक हो गई, लेकिन इसके पास क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो इन दोनों को ही हम काउंट करेंगे तो ये 2 और 2 यानी कि 4, तो ये तो आपका एंटी एरोमेटिक हो गया। तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक तो हम इसको गिनेंगे नहीं, क्योंकि ये वाली जो रिंग एंटी एरोमेटिक होगी वो एरोमेटिक होने के लिए बॉन्ड को रोटेट करने की कोशिश करेगी। तो आपका जो रोटेशन होके इजेड आइसोमराइजेशन का बैरियर होगा वो आपको हाई मिलेगा। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि इस तरफ हमने इसको ब्रेक करवाया तो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसका, तो ये आपका 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो 2 + 2 + 2 6, यानी कि ये आपका एरोमेटिक होगा, ये आपका एंटी एरोमेटिक होगा। तो ये वाली कंडीशन भी नहीं आएगी। सिर्फ यही एक कंडीशन है जिसके अंदर दोनों जो रिंग है वो आपकी एरोमेटिक बन रही है, दोनों स्टेबल बन रही है और वो जो बॉन्ड के अराउंड रोटेशन को नहीं करवाएगी, इजेड आइसोमराइजेशन वो नहीं शो करेगी, यानी कि जो लोएस्ट बैरियर ऑफ इजेड आइसोमराइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो सी वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, सारे कंसेप्ट आपने अच्छे से सीखे होंगे। कुछ भी अगर आपको डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली उस चीज़ को लिखिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इंक्लूड इसीलिए नहीं करे हैं, कुछ 2-3 क्वेश्चन जो आंसर की में उसके आंसर और एक्चुअल करेक्ट आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो चैलेंज हो सकते हैं, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो अभी तक मतलब कि फाइनल नहीं है कि यही आंसर फाइनल होगा, यही आंसर करेक्ट है। तो ऐसे जो क्वेश्चन थे 2-3 क्वेश्चन वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करे हैं। सही उसका आंसर आने के बाद उस चीज़ को हम कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर भी डाल देंगे। तो इतने क्वेश्चन थे फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये स्टाइल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इस तरीके की सीरीज़ भी लेके आए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू एन्जॉय दिस होल क्वेश्चन सेट एंड मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।